नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन शुरू किया जा रहा है, जहां पर फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 3 की, जो कि हमारे पेड ग्रुप का टेस्ट नंबर है 13। इसके पहले जिस टेस्ट का हम डिस्कशन कर रहे थे, यानी कि पीसीएस मंत्रा का जो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे थे, उसको फिलहाल अभी के लिए रोक दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से संस्थान वाइज, यानी कि जैसे दृष्टि हो गया, ध्येय हो गया, पीसीएस मंत्रा हो गया, इनके टेस्टों को बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले दृष्टि आईएएस को लिया गया है, तो सबसे पहले इसी की सारी टेस्ट सीरीज, लगभग 15 से 16 टेस्ट सीरीज हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जिसमें से ये टेस्ट सीरीज जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह है टेस्ट नंबर 3। ठीक है, तो शुरुआत करें। उसके पहले देखिए, घटना चक्र के जो भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं उसको अच्छे से और दिल लगा करके कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जितनी भी टेस्ट सीरीज है, जो भी टेस्ट सीरीज है, वह सब के सब टेस्ट सीरीजों के प्रश्न आपको घटना चक्र में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो लापरवाही मत करिए, वह बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है घटना चक्र का पूरा डिस्कशन। जिन लोगों का छूट गया है वह पीछे से शुरू कर सकते हैं, जो लोग लगातार चल रहे हैं वो लोग लगातार देख सकते हैं। कहीं से भी छोड़ने का प्रयास मत करिए, नुकसानदेह हो जाएगा यह आपके लिए। फिलहाल आइए इस टेस्ट को डिस्कस करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं लेक्चर की। एक चीज़ और है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करिए यार। आप लोग, कहने को मैं नहीं कहता हूँ, भूल जाता हूँ, कभी कभी कह देता हूँ, तो इस पर आप लोग अपने से ध्यान दीजिए। थोड़ा बहुत मोटिवेट करते रहेंगे तो हो सकता है कभी बीमार रहूं तब भी पढ़ा दूं कि हाँ भाई, आप लोगों की तरफ से मुझे भी उत्साह भरा जा रहा है, मेरे अंदर भी, तो वह उत्साह आपको पढ़ा दे। मैं भले थका हारा रहूं, तो समझिएगा इस चीज़ को। चलिए फिलहाल देखते हैं और डिस्कशन को शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? ए गोवा, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या डी केरल। इसके पहले कि प्रश्न पर विचार करें, इस शब्द को समझने का प्रयास करिए कि यह सी प्लेन कौन सी बला है। सी यानी होता है समुद्र और प्लेन यानी होता है जहाज। ठीक है, तो पानी पर या समुद्र में चलने वाले जहाज को कहा जाता है सी प्लेन। इसके संचालन के लिए पानी के अंदर ही एक ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जाता है, जिसको कहा जाता है एरोड्रम या एयरोड्रम कहा जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन संचालित किए जाते हैं, जैसे कि विमान को किस प्रकार से लैंड करवाना है, किस प्रकार से नहीं लैंड करवाना है, या उसका उड़ान किस दिशा में किस प्रकार से होना चाहिए। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत के गुजरात राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा को 31 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया है। गुजरात राज्य में भी यह प्लेन जो है वह स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में संचालित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, यह योजना जो है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक योजना है, जिसके अंतर्गत इसको संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से पर्यटन को विकास दिया जाएगा या फिर पर्यटन क्षेत्र के विकास को सहायता दी जाएगी। फिलहाल इसके पहले भी वर्ष 2010 में एक सी प्लेन सेवा को शुरू किया गया था पायलट बेसिस पर, जल हंस के नाम से। जल हंस के नाम से पायलट बेसिस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिसंबर 2010 से एक सी प्लेन सर्विस को शुरू किया गया था, जिसकी यात्री क्षमता थी कुल 10। अभी हाल फिलहाल में अगर पिछले 2-4 दिनों पुराना पेपर अगर आप देखेंगे, पिछले 2-4 दिनों से पहले का पेपर अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी से लेकर के मेरठ के बीच में सी प्लेन सर्विस को शुरू करने की बात कही जा रही है। ऐसा कुछ उनका प्लान चल रहा है। तो फिलहाल आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जहां पूछा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 या इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता। ए तीसरी बार, बी चौथी बार, सी पांचवी बार या डी छठवीं बार। तो मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता है 5वीं बार। ठीक है, आईपीएल 2020 का खिताब भी मुंबई इंडियंस जीती है और इसके साथ इन्होंने यह खिताब जो है 5वीं बार अपनी नाम कर लिया है। ठीक है, अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण और पुरस्कार विजेताओं की, तो जो रोहित शर्मा थे, इनको आईपीएल 2020 में गेम चेंजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है किसको? रोहित शर्मा को। ठीक है, इसके अलावा आईपीएल 2020 में
ट्रेट बोल्ट को, किसको, ट्रेट बोल्ट को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। ठीक है, आईपीएल 2020 के फाइनल मैच में ट्रेट बोल्ट को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। वहीं किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल, इनको जो है ऑरेंज कैप दिया गया है। और साथ ही साथ गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है, गेम चेंजर ऑफ द सीजन का खिताब जो है यह दिया गया है, बताइए किसको, केएल राहुल को ही। ठीक है, तो केएल राहुल को 2 पुरस्कार दिए गए हैं आईपीएल 2020 में। किस किस चीज़ का, एक तो ऑरेंज कैप का अवार्ड दिया गया है और दूसरा गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी कागिसो रबाडा, ठीक है, कागिसो रबाडा को पर्पल कैप दिया गया है आईपीएल 2020 में। तो वहीं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है देवदत्त पडिक्कल को। और राजस्थान रॉयल के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, किसको, जोफ्रा आर्चर, इनको आईपीएल 2020 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें रहती हैं किसी भी खेल से संबंधित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि हुरून इंडिया और एडल गिफ्ट फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी की गई भारत के सबसे परोपकारी सूची में निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन शीर्ष पर है। ए मुकेश अंबानी, बी कुमार मंगलम बिरला, सी शिवनादर या फिर डी अजीम प्रेमजी। तो एडल गिफ्ट फाउंडेशन और हुरून इंडिया ने मिलकर के 2020 के लिए सबसे परोपकारी लोगों की एक सूची जारी की है, या यह कह लीजिए कि यह जो 2020 की सूची थी परोपकारी लोगों की, यह इस सूची का 7वां संस्करण था। ठीक है, और इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया गया था जिन्होंने 5 करोड़ रुपए से अधिक का दान किया था। ठीक है, अब कौन कौन इसमें प्रथम नंबर पर था, तो इसमें जो फिलहाल हमारा जो प्रश्न था कि इस सूची में सर्वप्रथम स्थान पाने वाला व्यक्ति कौन है, तो सर्वप्रथम स्थान पाने वाले व्यक्ति हैं अजीम प्रेम जी। इनके द्वारा जो है सर्वाधिक दान दिया गया है। ठीक है, अजीम प्रेम जी के बाद, ठीक है, अजीम प्रेम जी के बाद पिछले वर्ष इस सूची में जो व्यक्ति पहले स्थान पर था वह था शिवनादर, जो कि इस वर्ष 2020 में दूसरे स्थान पर रहा था। ठीक, तो चलिए बस इतना बहुत होता है इनके बारे में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है। ए 17 सितंबर को, बी 11 नवंबर को, सी 25 जनवरी को या डी 1 जुलाई को। देखिए, भारत अपना शिक्षा दिवस मनाता है 11 नवंबर को। कब और किस उपलक्ष्य में, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में शिक्षा दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अब कब से यह शुरू किया गया है, तो वर्ष 2008 से इसको मनाया जाना शुरू किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को। ठीक है, अब ये कौन थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे और स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, विद्वान भी थे, शिक्षाविद भी थे। और इन्हीं के प्रभाव के अधीन जो है एआईसीटीसी और यूजीसी आदि निकायों का गठन भी किया गया था। वर्ष 1992 में अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार भी से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में गोनी तूफान ने लैंडफॉल किया, या गोनी तूफान टकराया था ज़मीन से, या गोनी तूफान आया था। ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी फिलीपींस या डी बांग्लादेश। तूफान को यहाँ देखिए ना टाइफून कहा गया है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस समुद्र में आने वाले तूफान को, किस तट पे आने वाले तूफान को टाइफून कहा जाता है, या विली विली कहा जाता है, या हरिकेन कहा जाता है, या फिर जो है उसको कहा जाता है चक्रवात। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कुछ आइडियल कंडीशंस होती हैं जो चक्रवात को आने के लिए या चक्रवात के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी आइडियल कंडीशन होती, तो सबसे पहले सी सरफेस का जो टेम्परेचर होना चाहिए वह 27 डिग्री के 27 डिग्री होना चाहिए या इससे ऊपर का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि एक लंबा सी सरफेस होना चाहिए।
ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि कोरियालिस बल का इफेक्ट भी, कोरियालिस बल की उपस्थिति भी होनी चाहिए। यही कारण है कि जो 0 डिग्री लाइन है वहाँ पर कभी भी चक्रवात नहीं आता है, क्योंकि 0 डिग्री या इक्वेटर पर जो है कोरियालिस बल जो है वह अनुपस्थित होता है। जबकि एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कि यह आपका ग्लोब है, यह 0 डिग्री का इक्वेटर लाइन हो गया, इसके बाद यह रेखा हो गई, फिर यह रेखा हो गई, 30 हो गई, फिर 60 हो गई, तो 60 और 40 के बीच में भी तो तूफान आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोरियालिस बल जो है वह प्रभावी रहता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर चक्रवात इस कारण नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर पछुआ पवने या जो ट्रेड विंड्स होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्टिव रहती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, इस कारण वहाँ पर लो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो लो प्रेशर होना चाहिए चक्रवात आने के लिए। सी सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास और 27 डिग्री या उससे अधिक होना चाहिए, और साथ ही साथ एक अच्छा खासा समुद्र भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जो गोनी तूफान है वह फिलीपींस में आया था नवंबर 2020 के आसपास। इसके पहले भी प्रशांत महासागर में एक और टाइफून आ चुका था जिसका नाम था हैसेन। ठीक है, तो हैसेन और गोनी तूफान दो के दोनों ही प्रशांत महासागर में, या दो के दोनों ही टाइफून जो है वह प्रशांत महासागर में आए थे। चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में सबसे आरंभिक अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। ए ताम्रपत्र पर, बी शिला पर, सी वृक्षपत्र पर, या डी कागज पर। तो जाहिर सी बात है, पहले ताम्रपत्र या वृक्षपत्र या कागज नहीं, पहले जो शिलालेख उत्कीर्ण किए गए होंगे वह जो है शिला पर ही किए गए होंगे। जो भी अभिलेख उत्कीर्ण किए गए होंगे वह पत्थरों पर ही उत्कीर्ण किए गए होंगे। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? तो अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख विद्या या फिर एपीग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीग्राफी। और वहीं प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है पेलियोग्राफी। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को एपीग्राफी और शिलालेखों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नवपाषाण स्थल नहीं है? ए मास्की, बी ब्रह्मगिरी, सी तक्कलकोटा, या फिर डी भीमबेटका। सभी के बारे में हिस्ट्री वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से मैंने बात की है। तो फिलहाल देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी भीमबेटका। देखिए यहाँ पर एक नवपाषाण स्थल नहीं है, यह एक उच्च पुरा पाषाण स्थल है। ठीक है, यह एक शैलाश्रय का उदाहरण है जहाँ पर पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण काल के लोग रहा करते थे। वहीं अगर नवपाषाणिक बस्तियों की बात करें तो भारत में स्थित जो नवपाषाणिक बस्तियां हैं उनकी उम्र लगभग 6000 ईसा पूर्व से अधिक की नहीं है। हालांकि वैश्विक स्तर पर नवपाषाणिक युग का आरंभ जो है वह 7000 ईसा पूर्व के आसपास हो चुका था, लेकिन हमारे यहाँ उसके 1000 वर्ष बाद यानी कि लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास नवपाषाणिक बस्तियां देखने को मिलती हैं। इनकी प्रमुख पहचान नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल की प्रमुख पहचान है पालिशदार पत्थर। और ज़्यादातर हम यहाँ पर देखेंगे कि कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। भारत में पाई जाने वाली अगर कुछ प्रमुख नवपाषाणिक बस्तियों की बात करें तो कर्नाटक की सबसे पहले बात करते हैं। कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर और तक्कलकोटा, यह सभी जो है कर्नाटक में स्थित नवपाषाणिक बस्तियां हैं। वहीं तमिलनाडु में पय्यमपल्ली एक नवपाषाणिक बस्ती है। तो आंध्र प्रदेश का उत्तरनूर या उत्तनूर एक नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर घोड़ों की हड्डियों के अवशेष के प्रमाण मिले हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी रोपड़, सी सुरकोटडा, या फिर डी आलमगीरपुर। चलिए, तो घोड़ों के अस्थियों के प्रमाण जो है
सिंधु घाटी सभ्यता में हमको मिले हैं सुरकोटडा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से हमको यहाँ से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। यह कहाँ पर है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है सुरकोटडा या सुरकोटड़ा। ठीक है, इसका उत्खनन 1972 में करवाया गया था जेपी जोशी के निगरानी में या फिर जेपी जोशी की अध्यक्षता में। ठीक है, और सुरकोटडा जो है यह एक दुर्गबंद बस्ती है। बाकी डिटेल के लिए वही घटना चक्र बचा हुआ है, इसमें पूरा डिटेल कराया गया है। हाँ, घटना चक्र का लेक्चर सिर्फ घटना चक्र से नहीं करवाया गया, उसके लिए 3-4 किताबों को भी लिया गया है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझाया जा सके जहाँ पर ज़रूरत हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत टाइम बचा है, आसानी से आप लोग डेली का 4 से 5 घंटे करते हुए हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं अपना, और बाकी जो चल रहा है वो भी कंप्लीट करते चलिए। नेक्स्ट है कि बाराह ताम्रपत्र अभिलेख निम्नलिखित से संबंधित है। ए नागभट्ट प्रथम, बी मिहिर भोज, सी देवपाल या डी राजेंद्र चोल प्रथम। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। बाराह पत्र का अभिलेख जो है वह मिहिर भोज से संबंधित है। मिहिर भोज एक गुर्जर प्रतिहार या फिर प्रतिहार वंश का शासक था, जिसका शासनकाल 836 ईस्वी से लेकर के 885 ईस्वी के आसपास था। ठीक है, 836 से 885 ईस्वी तक मिहिर भोज या भोज प्रथम जो है वह प्रतिहार वंश का शासक हुआ था। यह नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। ठीक है, और प्रतिहार वंश का सबसे सफल और लोकप्रिय शासक था। इसके शासनकाल में प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी, और कन्नौज को एक अन्य नाम महोदया श्री या महोदय के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ठीक है, हालांकि अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में यह उस समय चल रहे त्रिगुट युद्ध में या जो 3 लोगों का युद्ध चल रहा था ना, पाल, राष्ट्रकूट और कलचुरियों का, उनसे हार गया था। लेकिन बाद में वापसी करते हुए इसने जो है पालों और राष्ट्रकूटों पर विजय भी हासिल की थी। इसके द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण उपाधि ली गई थी आदि वाराह की। बस अब यहीं से आप सही आंसर कर डालेंगे। आदि वाराह की उपाधि किसकी थी? मिहिर भोज की। तो बाराह ताम्रपत्र भी किससे संबंधित होगा? मिहिर भोज से। इसको अन्य अरबी यात्रियों द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा गया, जैसे अल मसूदी जो है इसको, जो कि एक अरबी व्यापारी था, इसको कहा जाता है, अल मसूदी ने इसको कहा था राजा बौरा। तो वहीं एक अन्य अरबी यात्री ने इसको एक अन्य नाम से संबोधित किया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बताइए। देखिए, एक अरब व्यापारी था जिसका नाम था, बताइए क्या? सुलेमान या सुलमान। यह जो है मिहिर भोज को अपने यात्रा वृत्तांत में राजा जुझार के नाम से संबोधित करता है। किस नाम से? तो राजा जुझार के नाम से संबोधित करता है। ठीक है, प्रतिहारों के पास उस समय अरब यात्रियों के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेना थी, और जो मिहिर भोज था यह विष्णु भक्त था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में को पेरुमल आदिगल किससे संबंधित थे? ए कृषि उपकरण, बी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, सी राजाओं से संबंधित पद, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, चोल शिलालेखों में राजाओं को बोला जाता था को, पेरुमल आदिगल, या राजाधिराज, या कोनमई, या कुंडन बोला जाता था। कुंडन सम्राट को बोला जाता था, या यूँ कह लीजिए तो जो राजाओं का राजा होता था उसको कुंडन बोला जाता था। ठीक है, चोल किस लिए महत्वपूर्ण है? चोलों का शासन, तो चोलों का शासन अपने स्थानीय स्वशासन की पद्धति के लिए प्रसिद्ध है हमारे इतिहास में। इनका शासनकाल 850 से लेकर के 1200 ईस्वी के आसपास तक का था। 850 से लेकर के 1200 ईस्वी के आसपास चोलों का शासन था दक्षिण भारत में। इनकी एक मजबूत नौसेना थी, जिस कारण इन्होंने हिंद महासागर के समुद्री व्यापार पर नियंत्रण भी स्थापित किया था और अपने आसपास के क्षेत्रों को जीता भी था, फिर चाहे वह श्रीलंका हो या मालदीव हो या मलय हो या जावा हो या सुमात्रा हो। ठीक, नेक्स्ट और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अजमेर शहर की स्थापना की? ए अजयराज द्वितीय, बी पृथ्वीराज तृतीय,
सी वाकपति या डी श्री हर्ष? चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अजय राज द्वितीय ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। जिस समय इसने इसकी स्थापना की थी उस समय अजमेर का नाम अजमेर न होकर के अजय मेरू था। ठीक है, तो अजय राज द्वितीय के द्वारा जो है अजमेर शहर की स्थापना की गई थी। यह एक चौहान वंशी शासक था और इसका शासनकाल, अजय राज द्वितीय का जो शासनकाल था वह 1110 ईस्वी से लेकर के 1135 ईस्वी के आसपास था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ए, भगत सिंह द्वारा, बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या डी, अरबिंदो घोष के द्वारा। अच्छा, चौहानों की राजधानी क्या थी? तो चौहानों की जो मूल राजधानी थी वह थी शाकंभरी। पिछले प्रश्न की बात कर रहा हूँ, इसकी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दी है तो थोड़ा थोड़ा मन नहीं मान रहा है, जानते चलिएगा कि जो चौहानों की जो राजधानी थी वह थी शाकंभरी, जो कि आधुनिक जयपुर के सापाल दत्त के आसपास स्थित है। ठीक है, हालांकि बाद में चौहान वंशों के अन्य शासकों ने इस राजधानी को शाकंभरी से, कहाँ से, शाकंभरी से स्थानांतरित करते हुए अपनी राजधानी अजमेर शहर को बना ली थी। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा उस समय की गई थी जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था और लोग उसका विरोध कर रहे थे। जो अन्य कांग्रेसी नेता थे वह विरोध कर रहे थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सरकार का समर्थन करने के लिए एक अलग दल का गठन किया। वह जो है सरकार का समर्थन दे रहे थे, वह इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को समर्थन प्रदान कर रहे थे। इस कारण उन्होंने एक अलग से दल संगठित किया और उस दल के माध्यम से वह सरकार का समर्थन करते रहे। ठीक है, 1919 में इस दल की स्थापना की गई थी। 1919 सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। इस दल में शामिल अन्य सदस्यों की बात करें या कुछ प्रमुख नेताओं की बात करें तो इसमें शामिल थे तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री और M.R. जयकर, मतलब वही उदारवादी दल के लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या सिर्फ स्वराज पार्टी या खिलाफत स्वराज पार्टी, ऐसे प्रश्न आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी का सचिव था। ए, चित्तरंजन दास, बी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी, मोतीलाल नेहरू या डी, लाला लाजपत राय। चलिए, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के जो सचिव थे वह थे मोतीलाल नेहरू या फिर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कब इसका गठन हुआ था, क्यों किया गया था इसका गठन? तो देखिए, जब खिलाफत आंदोलन को वापस ले लिया गया, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, तब एक मांग उठी कांग्रेस के बीच में कि ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है अब विधानसभा में शामिल हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा में शामिल हो जाते हैं और विधानसभा में शामिल होकर के सरकार का जो भी अच्छा बुरा जैसा भी प्रस्ताव हो उसको रोकेंगे, उसको पास नहीं होने देंगे। ऐसा एक प्रस्ताव लाया गया कुछ लोगों के द्वारा, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सी.आर. दास और उनके साथी मोतीलाल नेहरू और कुछ अन्य प्रमुख नेता जो है वह इस मत के समर्थक थे। लेकिन बापू ने मना कर दिया। बापू बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब क्या हो, तो अब इन लोगों ने जो है एक अलग से दल का गठन किया, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का। इस दल के नाम से इन्होंने अपने आप को कांग्रेस का अभिन्न अंग घोषित करते हुए चुनाव लड़ा और विधानसभाओं में प्रवेश कर गए थे और वहां पर ये सरकारी कामकाज को होने से रोकते भी रहते थे। फिलहाल सी.आर. दास ने इसके गठन की घोषणा की थी और वही इसके अध्यक्ष बने। सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। युग्म है, इनको सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न समाचार पत्र है
और दूसरी तरफ इनके संस्थापकों के नाम हैं। एक सेकंड, बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही है। ठीक है, तो पहला है स्वदेश मित्रन गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है वॉइस ऑफ इंडिया एएन सेन, तीसरा है इंडियन मिरर दादा भाई नौरोजी और चौथा है सुधारक जी सुब्रमण्यम अय्यर। नीचे दिए कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए केवल 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 3 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। बताना क्या है, वैसे आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आज का लेक्चर ना अभी थोड़ा छोटा रखेंगे, इसको 20 प्रश्नों तक ही सीमित रखेंगे। इसके बाद इसी टेस्ट सीरीज का जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा उसमें प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी बढ़ाई जाएगी। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर जरूर करिएगा ताकि आप तैयार रहें। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। ठीक है, देखिए स्वदेश मित्रन जो है वह जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा जो है लिखा गया था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सभी के सभी सही सुमेलित नहीं है, बताइए। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया बताइए। दादा भाई नौरोजी, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर एएन सेन, सुधारक, एक ही तो बचा यार, अब तो बता दो। सुधारक बताओ, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। फिर से बताओ, देखो स्वदेश मित्रन जी, याद करते चलिएगा, स्वदेश मित्रन जी सुब्रमण्यम अय्यर, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का समाचार पत्र था, इंडियन मिरर एएन सेन इसके संपादक थे या इनके द्वारा स्थापित पत्रिका थी, और सुधारक जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित पत्रिका थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक भी सुमेलित करके नहीं दिया इन्होंने, बताओ यार। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। पहला, इसे मुंहबंद करने वाला अधिनियम की संज्ञा दी गई। दूसरा, यह अधिनियम लॉर्ड मेटकाफ के वायसराय काल के दौरान बनाया गया था। अरे राम राम, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 और न ही 2। चल, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोगों को पता चल गया होगा। यह अधिनियम लॉर्ड मेटकाफ कहाँ आ गए यहाँ पर? यह अधिनियम आया था लॉर्ड लिटन के समय में, जब वो वायसराय थे। कब से कब तक था लिटन वायसराय, जरा बता देना तो भाई। 1876 से 1880 तक। देखा, पढ़ा है आप लोगों ने सब कुछ। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में। इसका उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण को स्थापित किया जाए, और जो भी सरकार विरोधी चीज़ें या सरकार विरोधी बातें की जा रही हैं या सरकार विरोधी जो भी लेख लिखे जा रहे हैं उनको दबाया जाए या उनको रेगुलेट किया जाए। यदि कोई समाचार पत्र इसका अधिनियम करता है, या फिर यूँ कह लीजिए तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से जिला अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रक को बुला करके उनसे एक बॉन्ड पर साइन करवा सकते थे। ठीक है, और यदि उन्होंने उसका उल्लंघन किया या उनके समाचार पत्र में किसी भी प्रकार के राज्य विरोधी या फिर सरकार विरोधी चीज़ों या लेखों को लिखा गया, तो उनके पत्र को या उनके उसको क्या बोला जाता है, मुद्रणालय को क्या बोला जाता है, प्रिंटिंग प्रेस को, या उनके प्रेस को जो है वह जब्त किया जा सकता था। उनको कुछ उनके द्वारा जमा की गई बॉन्ड की राशि को जमा किया जा सकता था, उनके लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता था। इस प्रकार का सभी प्रावधान इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किया गया था। इसी कारण इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न, माइया सेंडू राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। ए सेनेगल की, बी माल्डोवा की, सी पुर्तगाल की या डी साइप्रस की। सबसे पहले ज़रूरी चीज़, इन सब की लोकेशन मैप उठाइए, देख डालिए। फिलहाल जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, माइया सेंडू से माल्डोवा आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर से लगा करके कर लिया करिए, दिमाग कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ा करिए। ठीक है, यह देखिए माल्डोवा की पहली राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, सॉरी पहली राष्ट्रपति बोल रहा हूँ।
और अगर बात करें मोल्डोवा के लोकेशन की, तो जब आप देखेंगे यूक्रेन को, कहाँ किसको, यूक्रेन को देखिए, यूक्रेन के पूर्व में देखिए, और रोमानिया को देखिए, रोमानिया के पश्चिम में देखिए, यहाँ बीच में एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जिसको बोला गया है माल्डोव, जिसकी राजधानी है चिनसिनाउ, ठीक, और चिसिनाउ है, और यही इस मोल्डोवा का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की कुल आबादी जो है करीब करीब 35,50,000 के आसपास है, 35 लाख के आसपास है, ठीक है। चलिए, पहले इसको बेस्सारबिया के नाम से भी जाना जाता था। इस मोल्डोवा के यानी कि इस पूरे क्षेत्र को बेस्सारबिया के नाम से भी जाना जाता था। यह एक लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि चीन द्वारा चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ए चांग-ई 4, बी तियानवेन 1, सी शेनझाओ 4 या फिर डी चांग-ई 5। तो चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए चीन ने चंद्रमा की सतह पर अपने अंतरिक्ष यान या फिर रॉकेट चांग-ई 4 को भेजा है। यह लगभग 76 वर्षों बाद मैं कहाँ से कह रहा हूँ, 1976 के बाद भेजा गया पहला ऐसा मिशन है जो कि चांद से नमूने को इकट्ठा करके ले आएगा। यानी कि लगभग 76 से 2021 लगभग 40 वर्षों के अंतराल पर भेजा गया यह मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ए लॉकडाउन, बी पैंडेमिक, सी क्वारंटीन या फिर डी कोविड-19। सबसे यूनिक बताइए कौन सा है? सबसे यूनिक है क्वारंटाइन। तो बस इतना याद कर लीजिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर जो है वह क्वारंटाइन शब्द को या क्वारंटीन शब्द को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट, पक्के टाइगर रिजर्व अपने ग्रीन सोल्जर होता क्या है? अरे जो वही भाई वहाँ पे गार्ड ओर्ड रहते हैं, जो शेरों के पास जाते हैं, शेरों के हाथ मिलाते हैं, ठीक है। यानी कि फॉरेस्ट में जो गार्ड वगैरह रहते हैं, जो फ्रंट लेवल वर्कर रहते हैं फॉरेस्ट के, या जंगलों में जो वन अभ्यारण्य होते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनके जो फ्रंट लेवल वर्कर होते हैं उनको ग्रीन सोल्जर कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब बताइए कि पक्के टाइगर रिजर्व अपने ग्रीन सोल्जर को कोविड-19 के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है। यह स्थित है ए पश्चिम बंगाल में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी कर्नाटक में या डी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, जो सही आंसर है सबको पता है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यह पक्के नदी और किस नदी के बीच में पड़ता है बताइए? तो कामेंग नदी या भारेली नदी और पक्के नदी के मध्य पड़ता है, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम में मान लीजिए कि ये पक्के टाइगर रिजर्व है, तो इसके उत्तर पश्चिम में कामेंग या भारेल नदी है, और इसके पूर्व में कौन सी नदी है बताइए? पूर्व में पक्के नदी है, ठीक है। पक्के नदी के पूर्व में, एक सेकंड गलत बता रहा हूँ। मान लीजिए कि यह पक्के टाइगर रिजर्व है, तो इसके पूर्व में पक्के नदी है, और पक्के टाइगर रिजर्व के उत्तर पश्चिम में कामेंग या भारेल नदी है, ठीक है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट या ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित एक टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व। यहाँ पर पाए जाने वाले, अगर वन्यजीव प्रजातियों के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जो वन्यजीव प्रजातियाँ हैं वे हैं तेंदुआ, जंगली कुत्ता, हिमालयी काला भालू और हाथी, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यह पक्के टाइगर रिजर्व जो, यह पीटीआर जो है, यह भारत का एकमात्र हॉर्न बिल अभयारण्य भी है। यहाँ पर हॉर्नबिल की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि ग्रेट हॉर्नबिल, रीटेड हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, रूफेस नेकेड हॉर्नबिल। हाँ, ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है,
और IUCN की रेड लिस्ट में ग्रेट हॉर्नबिल को वनरेबल कैटेगरी या फिर सुभेद्य कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं अपने इस लेक्चर के। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक 21वां कर लेते हैं यार, पूरा पेज कंप्लीट हो जाएगा ना। यहाँ पूछा गया कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है, ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी मैसूर या डी कोच्चि। तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटक राज्य के वन विभाग द्वारा मैसूर में स्थापित किया गया भारत का पहला चंदन संग्रहालय। काम क्या होता है संग्रहालय का, बताइए? विभिन्न प्रकार के चंदन की प्रजातियों को वहाँ पर रखा जाएगा। चंदन से बनी विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुओं को भी रखा जाएगा जो कि जंगलों में या फिर कहीं से चोरी वगैरह हो करके इकट्ठा कर लिए गए थे, तो उनको जो है समेटा गया, उनको बरामद किया गया होगा और उनको उस संग्रहालय में रखा जाएगा प्रदर्शनी करने के उद्देश्य से। साथ ही साथ वहाँ पर चंदन के कृषकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। चंदन की और उत्कृष्ट, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीड को विकसित किया जाएगा और किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान किया जाएगा। उनको दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन और योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ चंदन के व्यापार से संबंधित भी जानकारी इस चंदन संग्रहालय के माध्यम से कृषकों को प्रदान की जाएगी। यहाँ पर फिलहाल लगभग देश में पाए जाने वाले 20 प्रकार के चंदनों की वैरायटी को रखा गया है। ठीक और भारतीय चंदन जो है यह IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में या फिर सुभेद्य कैटेगरी में है, इसको आप जानते चलिएगा। और यह जो है भारतीय चंदन जो है यह दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की एक स्थानिक प्रजाति का पेड़ है, यानी कि मूल रूप से यहीं पाया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम एक कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारत में आर्यों का उल्लेख करता है? ए ऋग्वेद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अग्निपुराण या डी गोपथ ब्राह्मण। तो भारत में आर्यों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, जो प्राचीनतम वह प्राप्त होती है ऋग्वेद से। ठीक है, आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत आए थे और इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का भी वर्णन किया गया है। फिलहाल चलिए बात करेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में और आगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।